बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़ितुल उलमा इंडोनेशिया की एक बहुत मारूफ और सबसे बड़ी मजहबी जमात है। 1926 में ये कायम हुई थी और 1926 में इंडोनेशिया आज़ाद नहीं था, एक कॉलोनी था। उस दौरान में आज़ादी की जदोजहद में भी ये जमात शरीक हुई और बाद में उसके दो तीन उसकी सियासी ज़िंदगी में बड़े मराहिल आए, जिनका मैं आपसे मुख्तसरन जिक्र करूँगा। ये जमात जब कायम हुई तो आपको मालूम है कि इक़्तिदार तो था नहीं, आप कॉलोनी थे, आप एक गुलाम मुल्क के तौर पर थे। तो आज़ादी की जदोजहद या मुस्लिम सोसाइटी की जो इज्तिमाई साख्त है उसको बरकरार रखना, ये मजहबी जमातों का बुनियादी तरीका रहा है। जैसे हिंदुस्तान में भी आप देखते हैं कि जमीयत उलमाए हिंद थी, ये जो जितने दारुल उलूम देवबंद इस तरह के इदारे कायम हुए, इनके दोनों पेश नज़र था, मुस्लिम लीग को भी आप शामिल कर लें, कि मुसलमानों के का जो इज्तिमाई वजूद है बतौर मुसलमान, उसको कैसे आप तहजीबी एतबार से, सियासी एतबार से ज़िंदा रख सकते हैं। तो ये नाज़ितुल उलमा जो कायम हुई, इसके पेश नज़र भी यही था कि किस तरीके से मुसलमानों की तहजीबी इज्तिमाई साख्त को बरकरार रखा जा सके और आज़ादी की जदोजहद में अपना किरदार अदा किया जा सके। ये सारे मज़हब के वज़ाइफ में, मज़हब के बुनियादी मुतालबात में गोया इसको शामिल समझा गया। तो चार बुनियादी असूल इन्होंने अख्तियार किए। ये अपने आप को हनफी मसलक के वो कायल हैं, बल्कि अगर मैं थोड़ा इसको अपनी तफहीम क्लियर करूँ तो पाकिस्तान का जो बरेलवी नुक्ता नज़र है ना, ये नाज़ितुल उलमा उससे करीब तर हैं। इनके यहाँ मतलब वो कहते हैं कि हम अकायद में, उसमें कलाम में अशरी और मातुरीदी हैं, अपने बुनियादी स्ट्रक्चर में वही कहते हैं। फ़िक़्ह में अगरचे वो आइमा अरबा को मानते हैं, लेकिन उसमें भी वो कहते हैं कि हम फ़िक़्ह हनफी को तरजीह देते हैं। तसव्वुफ़ में वो कहते हैं कि हम जुनैद बगदादी और इमाम गज़ाली की रवायत को कबूल करते हैं। ये बुनियादी उनका एक, अगर आप उनका लिटरेचर पढ़ेंगे नाज़ितुल उलमा, तो वो आपको उसका स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। तो इसका जब आप मुताला करते हैं तो मैं बड़ी हद तक समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो बरेलवी नुक्ता नज़र है वो बड़ी हद तक इसके करीब तर है। जब ये जमात बनी तो इन्होंने कहा कि अहले सुन्नत की जो रवायत है उसको हमने अपने पेश नज़र रखना है। वो चार बुनियादी असूलों पर मबनी है। पहला असूल जो है वो उसके अंदर वुसअत है, यानी वो जहाँ दीन की लिटरल एक इंटरप्रिटेशन होती है, यानी आप मतन को पढ़ते हैं, उससे अल्फाज से मानी अखज़ करते हैं, एक उसकी अकली ताबीर भी होती है कि आप अकल के इस्तेमाल से भी उसके कुछ उससे इस्तिंबात या काम करते हैं, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उससे आगे निकलते हैं। तो ये सारी वुसअत जो है एक, उसको हम कबूल करते हैं, यानी एक लिटरल तफहीम में नहीं, एक वसी तर मफहीम में उसको कबूल करते हैं। दूसरा असूल जो है वो तवाज़ुन का है। तवाज़ुन से मुराद उनकी ये है कि दीन को भी रखना है, दुनिया को भी रखना है, और दुनिया के भी मसाइल हैं जिसको हमने हल करना है, दीन को, लेकिन दुनिया को ऐसे नहीं पकड़ना कि दीन हमारे हाथ से निकल जाए। यानी दीन के निकलने का मतलब है आखिरत से आप बेफिक्र हो जाए, और लेकिन आखिरत को पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया के अंदर अपनी तामीरात से आप अलग हो जाएं। ये उनका दूसरा असूल था। तीसरा असूल जिसको उन्होंने अख्तियार किया वो है तसामो। कहते हैं कि गलती इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, तो एक वुसअत, और वुसअत में ये है कि उन चीज़ों को नज़रअंदाज करें आप जो फुरूहात के दायरे की होती हैं, एक वसी तर एक नुक्ता नज़र आप अख्तियार करते हैं। और चौथी चीज़ है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी सोसाइटी के अंदर खैर की बात कहते रहें और लोगों को बुराई से रोकने की तरगीब देते रहें। ये चार असूल हैं जिसको उन्होंने अख्तियार किया। जब इंडोनेशिया आज़ाद हो गया और आगे बढ़ा तो इब्तदाई दौर में कुछ उनका पोलिटिकल रोल रहा, लेकिन बाद में उसमें रीथिंकिंग शुरू हुई। एक इंडोनेशिया के अंदर एक बना था, बड़ा पोलिटिकल अलायंस बना था माशूमी के नाम से, उसका ये हिस्सा थे नाज़ितुल उलमा, और उसके पेश नज़र ये था कि कैसे एक इस्लामिक स्टेट बनाना। वो जो डॉक्टर मोहम्मद नासिर होते थे उसके लीडर थे उस दौर के अंदर, जिसको आप एक ख़ास कोट एंड कोट इस्लामिक मूवमेंट्स कहते हैं, उसका एक कोई आप समझें कि एक जो इंडोनेशियन मॉडल है वो डॉक्टर मोहम्मद नासिर का था, और उसमें माशूमी तहरीक थी। नाज़ितुल उलमा उसका हिस्सा रही है, लेकिन बाद में वो से अलग हो गए और उनके अंदर एक रीथिंकिंग प्रोसेस शुरू हुआ कि पॉलिटिक्स जो है मजहबी जमात के लिए ज़ाहिर कातिल है और मज़हब के लिए ज़ाहिर कातिल है, हमें उससे अलग होना चाहिए। एक थिंकिंग प्रोसेस है जो कहते हैं कि 1959 से उनके यहाँ शुरू हुआ और 1980 में आके वो डेवलप हुआ इस सेंस में कि उन्होंने ये कहा कि अब हमारी जो जमात होगी वो गैर सियासी जमात होगी।
गैर सियासी जमात होने का मतलब ये है कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि हमारे तमाम तर तगोदो जो होगी वो सोसाइटी की मजहबी तश्कील पर होगी। तो उन्होंने अपनी सारी जो है वो रियासत या सियासी निज़ाम को इस्लामाइज करने से ख़त्म करते हुए उसको उन्होंने मरकज़ियत हासिल हो गई समाज को, समाजी इदारे फिर उन्होंने बनाने शुरू किए, बड़े पैमाने पर मदारस कायम किए उन्होंने, बड़े पैमाने पर उन्होंने ख़वातीन की तरबियत के मराकज़ कायम किए, स्कूल कायम किए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कायम किए। जितने सिविल सोसाइटी के इदारे हैं ना वो सारे के सारे उस पर उन्होंने कंसंट्रेट करना शुरू किया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई और पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया। ताहम उन्होंने ये कहा कि कोई आदमी अगर ये चाहे कि सियासत में हिस्सा लेना चाहता है तो इनफरादी हैसियत में उसका हक है कि वो सियासत में हिस्सा ले, नज़रतुल उलमा का उसकी सियासत से कोई लेना देना नहीं। चुनांचे एक साहब थे, वो अभी कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मौला अब्दुर्रहमान वाहिद, वो सदर थे वहाँ के। अब्दुर्रहमान वाहिद ये 2000 गालबन 2000 के करीब 2001 वगैरह में वहाँ के सदर रहे हैं, और ये नाज़ुल उलमा से इनका ताल्लुक है, पूरा ख़ानदान नाज़ुल उलमा से वाबस्ता है। ये वहाँ के सदर है। ये कमो पेश बिनाई इनकी ख़त्म हो गई थी, बहुत कम देखते थे वो, लेकिन उस कैफियत में भी लोगों ने उनको सदर बनाया। वो सियासत उन्होंने की, लेकिन वो प्योर सेकुलर सियासत की, वो सेकुलर सियासत के कायल थे। नाज़ुल उलमा चूँकि सियासत में हिस्सा नहीं लेती, लिहाजा वो जो वहाँ की सियासत थी उसमें दो चीज़ों को उन्होंने अपना लिया नाज़ुल उलमा ने। उन्होंने कहा कि हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में दो असूल हम अख्तियार करते हैं। एक ये है कि रिपब्लिकन वहदत को हम अख्तियार करेंगे, सोसाइटी को डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाएंगे, और दूसरी चीज़ हम करेंगे वो जो सदर सोकारनों के पंचशीला 5 असूल थे उसको हम बुनियाद बनाएंगे, उसके साथ हमारी वाबस्तगी होगी। वो एक तरह के पंचशीला असूल ऐसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ कायदे आज़म के 3 असूल, यानी इंडोनेशियन पॉलिटिक्स में, इंडोनेशियन सोसाइटी में सोकारनों के वो 5 असूलों को इस तरह की हैसियत हासिल है, पंचशीला जिसको कहते हैं। उसमें मसलन समाजी इंसाफ भी है, डेमोक्रेसी भी है, जमहूरियत भी उसका हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि इज्तिमाइयत के बारे में ये 2 असूल हैं नाज़ुल उलमा के, जिसको वो पेश नज़र रखेगी, लेकिन इसके अलावा हमारा कोई सियासी किरदार नहीं होगा। तो उन्होंने मुल्क के कानून को कबूल किया जैसे वो है, उसके अंदर उसको तब्दील करने के लिए कोई मुहिम अगर वो गैर इस्लामी भी है तो उसको नहीं चलाई। मैं मिला अब्दुर्रहमान वाहिद साहब से, मैं जब इंडोनेशिया में गया एक दफ़ा, तो वो सदर नहीं रहे थे, सदर वो उसके बाद से, तो मैं उनसे मिलने गया, वो नाज़ुल उलमा के दफ्तर में बैठते थे। मेरी उनसे तफसीली बात हुई, मैंने उनके दौरे इक़्तिदार के बारे में पूछा, तो मैंने ये सवाल उनसे किया जो हमारे यहाँ अक्सर होता है, कि मैंने कहा कि जो कवानीन हैं इंडोनेशिया के वो बाज़ कवानीन गैर इस्लामी हैं, तो आप इस्लाम ज़ाहिर मजहबी जमात हैं, तो आपका क्या रद्द अमल उस पर होता है, आप क्यों उस पर रोल अदा नहीं करते? तो उनका कहना ये था कि हम तो असल में सारी तो जो सोसाइटी की इस्लामी तश्कील कर देते हैं, लोगों के जहन को तब्दील करने के कवानीन हमारी दिलचस्पी का वो मरकज़ नहीं है, और हम उसको जब अप्लाई होता है तो अपनी शरीयत अपने हिसाब से कर लेते हैं। मसलन वो कहने लगे कि जो इंडोनेशिया का कानून है वहाँ मसलन विरासत में मर्द बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं है, बराबर है, जितना हिस्सा बेटी का है उतना हिस्सा बेटे का है। हमारे आपको पता है ये कुरान मजीद की बताई हुई तकसीम है जिसमें 2 हिस्से बेटे के हैं, 1 हिस्सा बेटी का है। तो मैंने उनसे कहा कि ये मसलन ये कानून है, ये तो कुरान मजीद ने बयान किया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? इंडोनेशिया का कानून तो बराबर करार देता है, तो ये जो डिकॉटमी है, ये तजाद, आप इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं? तो वो कहते हैं कि देखिए हमारे वालिद फौत हो गए, तो हमारे जो जब विरासत की तकसीम का मसला आया तो अब सब बहन भाई बैठे, तो हमने कहा कि हम इसको शरई तरीके से तकसीम करते हैं, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरी बहन का हिस्सा, हमने ये शरई तकसीम कर ली। उसके बाद वो कहते हैं कि हम भाइयों ने कहा कि हम रज़ाकाराना तौर पर अपने इसी हिस्से से दस्तबरदार होकर हम अपनी बहन को देते, तो हमने बहनों के हिस्से बराबर कर दी, तो हमने अपनी तकसीम शरीयत के मुताबिक कर ली, लेकिन मुल्क के कानून से मुताबिकत कर ली, हम रज़ाकाराना तौर पर अपने हिस्से से दस्तबरदार हो गए, हमने कोई रियासत के साथ या कानून के साथ कोई तसादम को नहीं पनपने दिया। ये उन्होंने मेरे सामने अपनी ज़ाती मिसाल कायम की। तो कहना यह है कि नाज़िरुल उलमा ने सारी तवज्जो जो दी वो सोसाइटी की इस्लामी तश्कील या उसकी सोशल इदारे बनाने पर दी, समाजी इदारे बनाने पर दी, रियासत से गैर मुतल्लिक हो गए। चुनांचे जमहूरियत के साथ उनकी वाबस्तगी का ये आलम था कि अब्दुल रहमान जो थे वाहिद थे, उनके खिलाफ एक दफ़ा बड़ी मजहबी तहरीक
और सवाल ये था कि उन्होंने वहाँ का आपको पता है कि वहाँ बड़ी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है इंडोनेशिया की, वहाँ क्रिश्चियंस भी बहुत हैं, हिंदू भी बहुत हैं। एक बाली जो उनका पूरा वो है, एक जजीरा है, वो तकरीबन 80% से ज़्यादा उसकी आबादी हिंदू आबादी। मैं बाली भी गया तो मैंने देखा कि वो पूरी गली बाज़ार में हर जगह आपको हिंदू तहजीब इतनी नुमायाँ उसमें नज़र आती है कि फ़ौरन जाते ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप किसी हिंदू इलाके में आ गए। शायद हिंदुस्तान में ऐसा ना होता जैसा बाली में है। तो एक डाइवर्सिफाइड, आपको पता है जज़ायर का मजमू है बहुत सारे वो। तो उन्होंने वहाँ एक दफ़ा ये हुआ कि एक अखबार ने एक सर्वे शाया किया कि सबसे जो मकबूल लीडर है सोसाइटी का वो कौन है। तो उस सर्वे, वो क्रिश्चियन उसके लीडर थे, उस सर्वे में बताया गया कि जो सदर सोकारनो हैं वो पहले नंबर पर हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे नंबर पर, यानी पॉपुलैरिटी की एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा पॉपुलर है। ये एक अमकाना सी बात है यानी मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, कोई ऐसा बहरहाल, लेकिन वो सर्वे हुआ तो उस पर रिएक्शन हुआ बहुत, और लोगों ने कहा कि इस अखबार को बैन किया जाए, वो किया जाए। तो अब्दुर्रहमान वाहिद उस अखबार के हक में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये आज़ादी राय के ख़िलाफ़ है, उसकी राय भी हम तनकीद करेंगे, हम उसको गलत कहेंगे, लेकिन ये जो उसने शाया किया उसका ये हक कि वो इस तरह की कोई चीज़ शाया करे, ये उस हक पर के लिए मैं कोई बैन करने के लिए उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। यानी वो जो असूल उन्होंने अपने लिए अख्तियार किए थे कि सोसाइटी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है जहाँ आज़ादी राय को हमने नहीं किसी तरीके से मरने देना। तो अवाम की बड़े हिस्से की वहाँ पे उन्होंने कबूल कर ली मुखालफत, लेकिन उस असूल को जो उन्होंने अपने तौर पर अख्तियार किया था उसको नहीं छोड़ा। वहाँ पे इसलिए आपने देखा कि कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स आए, वो एक थे बशीर अबू बकर वगैरह, आपको याद होगा बाद धमाका बाली में ही हुआ था इत्तफाक से, एक बड़ा धमाका जिसमें वो मुलव्वस पाए गए, और इस तरह की वहाँ को ग्रोह इंतहा पसंद थे। लेकिन नाज़तुल उलमा की वजह से वहाँ ये मुमकिन नहीं हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर कोई इंतहा पसंदी इस तरह से फैले कि वो सोसाइटी का स्ट्रक्चर तब्दील हो जाए। तो नाज़तुल उलमा का ये रोल है कि वो सिविल इस्लाम या कह लें गैर सियासी इस्लाम की बात करती है, और सियासी तजर्बात से गुजरने के बाद, और वहाँ की सबसे बड़ी मजहबी जमात है। इत्तफाक से जो दूसरी सबसे बड़ी मजहबी जमात है अल मोहम्मदिया, मोहम्मदिया भी वो ओरिएंटेशन के अतबार से सल्फियों से करीब तर है, फिक्री एतबार से, जैसे ये हनफियों से करीब है या हनफी हैं कह लें आप, वो उस तरह से नहीं है। ये अब्दुर्रहमान वाहिद बगदाद वगैरह में पढ़ते रहे, वहाँ मकामी मदरसे में भी पढ़ते रहे, बाद में बगदाद के मदारस में भी पढ़ते रहे, तो वो उस ओरिएंटेशन, उस पस मंज़र को रखते थे। ये मोहम्मदिया जो है ये सल्फ़ी फ़िक्र के करीब है, लेकिन पॉलिटिक्स के बारे में इनका भी नुक्ता नज़र वही है जो नाज़तुल उलमा का है। इनके एक साहब थे पार्टी के बड़े लीडर, वो वहाँ के स्पीकर भी रहे। इत्तफाक से जब मैं वहाँ गया तो उन दिनों में रईस मारूफ नाम था शायद उनका, वो वहाँ के स्पीकर थे और डॉक्टर फजल रहमान के शागिर्द थे हमारे पाकिस्तान के शिकागो यूनिवर्सिटी में। उनके डॉक्टर फजल रहमान के बहुत असरात हैं इंडोनेशिया में भी और मलेशिया में भी, और ये जो मोहम्मदिया की बड़ी लीडरशिप है ये अक्सर उनके शागिर्दों पर वहाँ वो है, उस पर मुश्तमिल है। लेकिन एक नूर खालिस मजीद वहाँ के बड़े स्कॉलर हैं जो एक सेकुलर इस्लाम की जिन्होंने टर्म और इस तरह के इस्तेमाल की और जिस पर बड़ा काम किया, वो भी डॉक्टर फजल रहमान के शागिर्द रहे हैं शिकागो यूनिवर्सिटी में। तो ये मुख्तसरन मैं जिक्र कर रहा था नाज़तुल उलमा का। दूसरा बड़ा तजर्बा जो हुआ वो ट्यूनीसिया में है, नाजा, जिसका जिक्र डॉक्टर साहब अभी कर रहे थे, राशिद गुनोशी साहब का। और वो तजर्बा बदकिस्मती से वो सबसे अच्छा तजर्बा मेरी एनालिसिस के मुताबिक, लेकिन मौजूदा दौर में वो शदीद बहरान का शिकार है। ये राशिदुल गनूशी जो थे ये अखवान के थे, पॉलिटिकल इस्लाम जिसको आप कहते हैं, यानी रियासत की इस्लामी तश्कील इनके पेश नज़र था। यही काम वो करते रहे। 1970 में ये बनी थी नाजा ट्यूनीसिया में, उसके बाद से उसके लिए काम करते रहे। लेकिन एक वक्त आया कि जब उस नतीजे पर पहुँचे कि स्टेट और मज़हब को अलग होना चाहिए, और उन्होंने फिर मुस्लिम डेमोक्रेट्स के नाम से जमात बनाई और उन्होंने कहा कि ट्यूनीसिया को हमने मुकम्मल तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना। इसकी जद्दोजहद की उन्होंने, और वो इसके कायल थे कि मज़हब के लिए ज़रूरी है कि रियासत को मज़हब से अलग किया जाए। उनका नुक्ता नज़र ये है कि रियासत जब मजहबी हो जाती है तो गोया वो मज़हब की इंटरप्रिटेशन पर उसका जबर हो जाता है, और ये मज़हब के लिए नुकसानदेह है बहुत चीज़। मज़हब को आज़ाद होना चाहिए और वो अपनी एक फितरी ग्रोथ उसकी होनी चाहिए। जब हम स्टेट मज़हब को अख्तियार कर लेती है, जब स्टेट उसको अपना लेती है, तो वो गोया मज़हब की ग्रोथ में
असरअंदाज होती है मनफी तौर पर। चुनांचे वो इस नुक्ता नज़र के कायल थे, बस मस्जिद है, वो कहते हैं कि जो मजहबी इदारे हैं समाजी तौर पर उनको गैर सियासी होना चाहिए, मस्जिद के दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए। लिहाजा मस्जिद का इमाम के लिए ये जायज़ नहीं, ये दुरुस्त नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या किसी मजहबी जमात के साथ वाबस्ता। मस्जिद सबके लिए है, वो सबके लिए आज़ादाना इस्तेमाल होनी चाहिए। लिहाजा एक मौलवी साहब को के लिए उनके मनसब का तकाजा ये है कि वो गैर सियासी, उसकी मस्जिद किसी खास पॉलिटिकल पार्टी, किसी खास मजहबी जमात का मरकज़ नहीं बननी चाहिए। तो इस असूल पर उन्होंने मुस्लिम डेमोक्रेट्स के नाम से जमात बनाई। वो इक़्तिदार के करीब भी पहुँचे और उन्होंने अपने तौर पर इक़्तिदार वो बना सकते थे कि 2 दफ़ा, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी की खातिर इक़्तिदार को कुर्बान किया, सिर्फ इसलिए कि मुल्क के अंदर जमहूरी रवायात और अमन तब्दीली का तरीका सामने आए। चुनांचे अभी हालिया जो तब्दीलियाँ वहाँ आने लगी, वो पार्लियामेंट एक बनी, वो पार्लियामेंट के स्पीकर भी थे राशिद कुरैशी साहब, लेकिन वहाँ वही बात जिसको मैंने जिक्र किया था तुर्की में, वहाँ के जो सदर साहब हैं उनके अंदर से एक आमिर निकला और उसने पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया, हुकूमत को सस्पेंड कर दिया। अच्छा, उसके बाद भी ये हुआ कि लोगों ने एहतजाज किया। नाजा ने भी, जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट की पार्टी थी, इसने वहाँ एहतजाज किया, वहाँ एक धरना दिया पार्लियामेंट के बाद। लेकिन फिर उन्होंने ये राशिदुल गनूशी का यानी आप देखिए तदब्बर, और मैं तो उनकी बसीरत की दाद देता हूँ, उन्होंने फिर ये कहा कि कोई एहतजाज का ऐसा तरीका ना अख्तियार किया जाए कि सूरत हाल की लाकानूनियत की तरफ चली जाए और आमरीत को मौका मिले ज़्यादा मुसल्लत होने का। चुनांचे उन्होंने स्पेस पैदा करने की कोशिश की कि प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट ने वादा किया था कि मैं वापस जाऊंगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहाल करूंगा, पार्लियामेंट को बहाल करूंगा, तो उन्होंने कहा कि इसको मौका मिलना चाहिए। इस पर इख्तलाफ भी हुआ पार्टी के अंदर, लेकिन वो बाद में ये हुआ कि अब पिछले 1 हफ्ता पहले उन्होंने, प्रेसिडेंट साहब ने सारे इख्तियारात अपने पास ले लिए और अपने वादे से फिर गए। तो उसके बाद राशिदुल गनूशी बहुत तनकीद का निशाना बने कि उस मौके पर उनको उठना चाहिए था और वो मौका नहीं देना चाहिए था और पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर एक अलायंस बनाना चाहिए था। तो राशिद कुरैशी ने ये नहीं किया। कल की खबर में देख रहा था कि कोई 100 के करीब अहदेदार, जिनमें पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, उन्होंने नाजा से अलहदगी अख्तियार करना शुरू की। तो ये वहाँ की सिचुएशन इस वक्त जो है वो है। तीसरा, मलेशिया की मुख्तसरन बात में आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो, जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका था कि महातिर मोहम्मद ने, अगरचे वो उन्होंने माशी तरक्की तो मुल्क को दी, लेकिन ये एक अलग से एक डिबेट है कि तरक्की से मुराद क्या है। क्या तरक्की से मुराद ये है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट एक होती है, एक चीज़ होती है। तरक्की से क्या मुराद ये है कि मेरे आमदन में इजाफा हो जाए माशी तौर पर, या तरक्की से मुराद ये है कि मेरा फ़िक्री और ज़हनी और नज़री भी एवोल्यूशन हो, मेरी शख्सियत भी आगे बढ़े, उसमें भी तरक्की हो। यानी मुझे आप सोने का पिंजरे में बंद कर दें, लेकिन मेरी ज़हनी आज़ादियों पर आप कदम लगा दें, तो क्या ये भी तरक्की है? तो तरक्की की डेफिनेशन भी सब्जेक्टिव सी है हमारे यहाँ आमतौर पर। तरक्की से मुराद ये कि इंसानी सोसाइटी को ओवरऑल आगे बढ़ने का मौका आप दें। तो महातिर मोहम्मद ने माशी तरक्की तो मुल्क को दी, लेकिन मुल्क पर पाबंदियाँ भी, जो आदमी उनके खिलाफ खड़ा हुआ उसको उन्होंने जबर से रोकने की कोशिश की। और अनवर इब्राहिम इसकी बड़ी मिसाल थे, जो उनकी जानशीन बनने जा रहे थे, लेकिन उनका सियासी कैरियर उन्होंने ख़त्म किया, मुकदमात कायम किए उनके खिलाफ, और अदलिया को इस्तेमाल किया, जैसे हमारे यहाँ भी होता है तो वहाँ भी किया, और उसके नतीजे में उनका एक तरह से कैरियर ख़त्म हो गया। लेकिन बहरहाल उनकी बीवी अजीज़ा इस्माइल ने जदोजहद की और पार्टी को खड़ा किया दोबारा से, और फिर एक मौका आया कि उनकी पार्टी फिर खड़ी हो गई और करीब था कि वो इक़्तिदार तक पहुँच पाती। फिर उस वक्त एक बहरान डेवलप हुआ, और उस बहरान के अंदर फिर महातिर मोहम्मद जो दोबारा वज़ीर आज़म बने थे, तो वो उस बहरान के नतीजे में बने थे, और उसमें ये तय हुआ था कि चंद महीने के लिए वो वज़ीर आज़म बनेंगे, और उसके बाद से जब वो बहरान गुजरेगा तो फिर इक़्तिदार जो है वो ये जो नेशनल जो जस्टिस पार्टी है इनकी, अनवर इब्राहिम की, उसको मुंतकिल हो जाएगा। लेकिन वही बात कि इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है कि जो अंदर से उसकी ख्वाहिश नहीं जाती। तो इस उम्र में भी महातिर मोहम्मद ने चाहा कि वो जून में इक़्तिदार, वो एक जून उस वक्त था कि जून के अंदर छोड़ देंगे, छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं हुए, उन्होंने उसको बरकरार रखने की कोशिश की। फिर एक नया बहरान पैदा हुआ, और उसके नतीजे में अनवर इब्राहिम के लिए वो मंजिल मज़ीद दूर होना शुरू हुई। तो एक क्राइसिस है मलेशिया के अंदर भी इस वक्त, डेमोक्रेसीज़ का दुनिया में वो कायम है। उसकी ये 3 बड़ी मिसालें हैं। तुर्की की मिसाल में आपके सामने रख चुका कि वहाँ असल में बुनियादी तौर पर मसाइल क्या हो रहे हैं। हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें आपको ये बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी क्राइसिस में है सारी मुस्लिम दुनिया के अंदर, और उसकी वजह वही है। और मैं, अगर आप नाराज़ ना हो अपने असरार मदनी साहब, तो मैं ये कहूँगा कि मैं को बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ अभी
मुस्लिम सोसाइटीज़ में डेमोक्रेसी के मुस्तकबिल के बारे में। मेरा ख्याल ये है कि अभी कोई लंबा पैंडा, जो एक लंबा सफ़र है जो अभी दरपेश है, और लेकिन वो कितना लंबा है ये शायद मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत शुक्रिया।